हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने स्वरूप परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सभी के यूपी पुलिस एग्जाम 2026 की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, यदि आप भी यूपी पुलिस का एग्जाम 8 जून को, 9 जून को और 10 जून को देने जा रहे हैं तो ये दूसरा पेपर आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि 100% क्वेश्चन आपको इस पेपर से देखने को मिलेगा। क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीके, हिंदी, मैथ और रीजनिंग से, वो क्वेश्चन इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि यूपी पुलिस एग्जाम की दृष्टि से भी सारे अति संभावित प्रश्न होंगे। 70 प्रश्न इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे और आप सभी का टारगेट 70 प्रश्न में से केवल 30 प्रश्न सही करने का होगा। साथियों, यूपी पुलिस 2026 का एग्जाम 2 घंटे में होने वाले हैं। इसी 2 घंटे में आप सभी को 38 प्रश्न जीके के मिलने वाले हैं, 37 प्रश्न हिंदी के मिलने वाले हैं, 20 प्रश्न मैथ के मिलने वाले हैं और 55 प्रश्न रीजनिंग के मिलने वाले हैं। 150 प्रश्नों का आपका पूरा पेपर होगा। एक प्रश्न आप सही करेंगे 2 नंबर मिलेगा। 300 नंबर का आपका पूरा पेपर होगा और एक भी प्रश्न पे आप सभी का माइनस मार्किंग नहीं होगा। ऑफलाइन आपका पेपर होगा, ध्यान रखिएगा। ओके, तो इस बार आपका पेपर 8 जून को 2 शिफ्ट में समाप्त होगा, 9 जून को 2 शिफ्ट में समाप्त होगा और 10 जून को 2 शिफ्ट में समाप्त होगा। तो इस बार आपका 32,679 पदों पे एग्जाम हो रहा है, जिसमें से 50 से 55 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म अप्लाई किया है। यानी कि हम 54 लाख मान लेते हैं तो 6 शिफ्टों में पेपर समाप्त होगा, यानी 9 लाख एक दिन में आपका पेपर होगा, यानी 9 लाख स्टूडेंटों का एक दिन में आपका पेपर होगा। तो सवालों का लेवल किस तरह से रहता होगा? अभी तक 5 साल में जितना भी पेपर हुआ है, लेकिन जो 2025-26 में यूपी का पेपर हो रहा है, या तो एकदम इजी आ जा रहा है या तो एकदम कठिन आ जा रहा है। लेकिन साथ ही इस क्लास में जो यूपी पुलिस के पेपर में मैक्सिमम जो 150 प्रश्न में से 70 सवाल बिल्कुल इजी आते हैं, आप जहां से अपना स्कोर काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, वो प्रश्न पत्र इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक तरह का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर नंबर 2 होने वाला है। पहला पेपर तो ऑलरेडी हमने सुबह 8:30 में कंप्लीट कर लिया है, ये दूसरा पेपर होने वाले हैं। तो इस पेपर के सारे प्रश्न तैयार करिए और चेक करिए कि आपके पेपर में जहां से लगभग 70 सवाल बिल्कुल इजी आते हैं, वो किस लेवल के प्रश्न आते हैं। उन्हीं सवालों को हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिए आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान सवाना और वेल्ड सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान सवाना और वेल्ड सामान्यतः ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये अफ्रीका देश में पाए जाते हैं। पहले का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। घरेलू हिंसा के खिलाफ संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पेश किया गया था? घरेलू हिंसा के खिलाफ संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पेश किया गया था? तो ये 2005 में पेश किया गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 3 को। औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के अनुसार भारत में उद्योगों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था? औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के अनुसार भारत में उद्योगों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था? तो पूरे 3 श्रेणियों में। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को। निम्नलिखित में से क्या विद्युत तारों के लिए सबसे उपयुक्त है? साथियों, क्या विद्युत तारों के लिए सबसे उपयुक्त होता है? तो तांबा सबसे उपयुक्त होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को। निम्नलिखित वित्तीय साधनों में से किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? तो साथियों, वित्तीय साधनों में से किसे प्लास्टिक मनी कहते हैं? आधार कार्ड को, क्रेडिट कार्ड को, पैन कार्ड को या मुद्रा नोट को? तो बताइए किसे प्लास्टिक मनी कहते हैं? तो सीसी को यानी क्रेडिट कार्ड को कहते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 6 को। निम्नलिखित में से कौन से युग्म की कोई सीमाएं साझा नहीं करती है? तो साथियों, कौन से युग्म की कोई सीमाएं साझा नहीं करती है? तो भूटान और मेघालय हैं भाई। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के खिलाफ मौलिक अधिकार आता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के खिलाफ मौलिक अधिकार आता है? तो अनुच्छेद 23 और 24 में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो 16 मई से पहले ये 10 टेस्ट सीरीज आप लगा लीजिए भाई, जिसमें से आप सभी को पूरे 1500 नए क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे पहला शिफ्ट में आपका पेपर होगा पूरे 150 प्रश्नों का, तो उसी तरह भाई हर टेस्ट में आपको 150 प्रश्न मिलेंगे जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग के।
इसके अलावा हम आप सभी को संपूर्ण जीके, यूपी जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग प्लस करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। भाई आप पीडीएफ के लिए आप व्हाट्सएप करिए इस नंबर पे व्हाट्सएप करके और मात्र 50 रुपीज़ पे करके ये सारे क्वेश्चन पे पास मंगाइए, जिससे आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। समय नहीं है तो इस नंबर मैसेज करके सारे क्वेश्चन को अपने पास मंगाइए और तैयारी शुरू करिए। नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प कब प्रस्तुत किया था? नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प कब प्रस्तुत किया था? तो 13 दिसंबर 1946 को। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को, भारत में एक वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है? भारत में एक वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 को, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यपालिका से संबंधित है? भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यपालिका से संबंधित है? तो अनुच्छेद 153 से 167 के बीच है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 11 को, राष्ट्रपति की परिलब्धियां और भत्ते और उनके पद से संबंधित अन्य व्यय भारत के किस पर प्रभावित किए जाते हैं? तो साथियों, राष्ट्रपति की परिलब्धियां और भत्ते और उनके पद से संबंधित अन्य व्यय भारत के किस पर ये प्रभावित किए जाते हैं? तो संचित निधि पर प्रभावित किए जाते हैं। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 को, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? साथियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो लक्षद्वीप है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे 30 नंबर को, नाबार्ड की स्थापना किसकी सिफारिशों पर की गई थी? यानी जो नाबार्ड की स्थापना की गई थी वो किस समिति की सिफारिशों पर की गई थी? तो बी शिवरामन समिति की सिफारिश पर की गई थी। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 को, श्रवणबेलगोला में स्थित बाहुबली की बृहत मूर्ति किस राजवंश के अधीन बनाई गई थी? साथियों, श्रवणबेलगोला में स्थित बाहुबली की जो बृहत मूर्ति थी वो किस राजवंश के अधीन बनाई गई थी? तो गंगा के समय भाई। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 को, ब्लू माउंटेन शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? ब्लू माउंटेन शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये मिजोरम राज्य में स्थित है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं क्लास आपके पूरे एग्जाम तक चलने वाली भाई, एक भी दिन का गैप नहीं हो रही है। यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो भाई आप जरूर नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। हर एक क्लास का सारे क्वेश्चन को तैयार भी आप सभी को करना है। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कहाँ का राजदूत था? बताइएगा, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में वो किसका राजदूत था? तो वो एक प्रकार का भाई यूनानी का राजदूत था। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए 17 नंबर को, किस समय अवधि को भारत में हरित क्रांति का पहला चरण माना जाता है? किस समय अवधि को भारत में हरित क्रांति का पहला चरण माना जाता है? 1960 के दशक के मध्य से 1970 के मध्य तक माना जाता है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। हरित क्रांति की शुरुआत तो 1966 और 67 में हुई थी ना भाई। अगला सवाल को देखिए 18 नंबर को, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक कौन है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक कौन है? तो वो ईसाई हैं। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को, जेम्स रेनेल से भारत का मानचित्र बनाने के लिए किसने कहा? जेम्स रेनेल से भारत का मानचित्र बनाने के लिए किसने कहा था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने कहा। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 21 को, क्रमागत पोषण स्तरों पर कीटनाशक सांद्रता में उत्तरोत्तर वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो साथियों, क्रमागत पोषण स्तरों पर कीटनाशक सांद्रता में उत्तरोत्तर वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो जय आवर्धन कहा जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 22 को, पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ने किसकी शुरुआत को चिन्हित किया? साथियों, पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ने किसकी शुरुआत को चिन्हित किया था? तो भारत में मुगलों का शासन की शुरुआत किया। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 23 को, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं?
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते वो किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? तो संसद के द्वारा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कल करिए क्वेश्चन नंबर 24 को। इनमें से कौन सा ऐसा प्रावधान है जो एक लोकतांत्रिक संविधान में नहीं है? तो साथियों कौन सा एक ऐसा प्रावधान है जो एक लोकतांत्रिक संविधान में नहीं है? तो राज्य के जो प्रमुख का नाम है ना, ये एक लोकतांत्रिक संविधान में नहीं है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कल करिए क्वेश्चन नंबर 25 को। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में कोंकणी एक प्रमुख भाषा बोली जाती है? बताइए, भारत के किस राज्य में कोंकणी एक प्रमुख भाषा बोली जाती है? तो गोवा राज्य में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कल करिए 26 को। उत्तर प्रदेश में अधीनस्थ न्यायपालिका को कितने भागों में बांटा गया है? उत्तर प्रदेश में अधीनस्थ न्यायपालिका को कितने भागों में बांटा गया है? तो पूरे 2 भागों में बांटा गया है, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कल करिएगा 27 को। दक्षिण भारत के मालाबार क्षेत्र में किस वर्ष में मोपला विद्रोह हुआ था? साथियों दक्षिण भारत के मालाबार क्षेत्र में किस वर्ष में मोपला विद्रोह हुआ था? तो 1921 में हुआ था। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कल करिए 28 नंबर को। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के चुनाव आयोग में पहली बार 2 अतिरिक्त आयुक्त नियुक्त किए गए थे? साथियों किस वर्ष में भारत के चुनाव आयोग में पहली बार 2 अतिरिक्त आयुक्त नियुक्त किए गए थे? तो 1989 में। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कल करिए 29 को। क्षेत्रों को किसके आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है? साथियों क्षेत्रों को किसके आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है? तो उद्यमों का स्वामित्व पे। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कल करिए क्वेश्चन नंबर 30 को। मधुबन कला को किस नाम से भी जाना जाता है? साथियों मधुबन कला को किस नाम से जाना जाता है? मिथिला चित्रकला के नाम से भी जाना जाता है मधुबन कला को। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए जरा क्वेश्चन नंबर 31 को। भारत में पुलिस के पदानुक्रम में सबसे निचला पद कौन सा है? साथियों भारत में पुलिस के पदानुक्रम में सबसे निचला पद कौन सा है? तो सिपाही है भाई। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए 32 को। निम्नलिखित में से किसका घर्षण बल सबसे कम होता है? साथियों किसका घर्षण बल सबसे कम होता है? तो विलन का। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 33 को। ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो केडी जाधव थे, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 34 को। भारत में बजट के राजस्व अनुमान कौन तैयार करता है? साथियों भारत में बजट के राजस्व अनुमान कौन तैयार करता है? तो वित्त मंत्रालय तैयार करते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 35 को। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को केसर हिंद की उपाधि कब प्रदान की थी? साथियों ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को केसर हिंद की उपाधि कब प्रदान की थी? तो सर जी 1915 में प्रदान की। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथियों लास्ट में स्कोर आप सभी से पूछेंगे, जरूर बताइएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके अभी आप लोग नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। निम्नलिखित में से किस देश ने सुभाष चंद्र बोस को सैन्य सहायता दी थी? तो साथियों किस देश ने सुभाष चंद्र को सैन्य सहायता दी थी? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल लेकिन इजी सवाल है। जर्मनी देश ने दी थी। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 37 को। बंगाल की खाड़ी के तट पर कोणार्क का मंदिर किस शताब्दी में बनाया गया था? बंगाल की खाड़ी के तट पर कोणार्क का मंदिर किस शताब्दी में बनाया गया था? तो 13वीं शताब्दी में बनाया गया। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 38 को। लॉर्ड डफरिन के काल में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? साथियों लॉर्ड डफरिन के काल में कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? तो भारतीय टेलीग्राफ एक्ट पारित किया गया। पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 39 को। नेता इलाहाबाद अखबार की शुरुआत किससे हुई थी? नेता इलाहाबाद अखबार की शुरुआत किससे हुई थी? तो मदन मोहन मालवीय से हुई थी। और पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए 40 नंबर को। मध्य अक्षांशीय तटीय क्षेत्र में स्थित वनों का प्रकार कैसा है? तो साथियों मध्य अक्षांशीय तटीय क्षेत्र में स्थित वनों का प्रकार कैसा है? तो समशीतोष्ण सदाबहार वन है, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 41 को। विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? साथियों विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को।
पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 को, निम्नलिखित में से किसे कोशिका की आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है? तो साथियों किसे कोशिका की आत्महत्या की थैली भी कहते हैं? तो लाइसोसोम को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 को, पिताजी बाहर गए, वाक्य उदाहरण बताइए। अब साथियों हिंदी के सवाल आएंगे, हिंदी का एक भी सवाल छोड़िएगा नहीं। पिताजी बाहर गए, वाक्य उदाहरण किसका है ये बताएंगे आप सभी लोग? तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है ये। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 44 को, पंडित जी हवन करा कर कथा कह रहे हैं, इसमें कराकर में कौन सी क्रिया है? साथियों पंडित जी हवन कराकर कथा कह रहे हैं, तो इसमें कराकर में कौन सी क्रिया है? तो इसमें पूर्वकालिक क्रिया है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, कराकर में पूर्वकालिक क्रिया है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 45 को, जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाए उन्हें क्या कहेंगे? जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाए उन्हें क्या कहेंगे? तो उन्हें भाई क्रिया कहते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 को, माता जी ने पत्र लिखा, यह वाक्य काल में है, तो किस काल में है? माता जी ने पत्र लिखा, तो ये भूतकाल है भाई, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 को, दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? साथियों दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? वह एक दंतोष्ठ ध्वनि है, तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 को, तबेली की बला बंदर के सिर, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? तबेली की बला बंदर के सिर, लोकोक्ति का सही अर्थ, तो अपराध करे कोई पकड़ा जाए कोई और, यही होगा भाई इसका अर्थ। तबेली की बला बंदर के सिर, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 को, पोत पौत्र शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। पोत पौत्र शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन करिए, तो क्या होगा? पोत यानी जहाज, पौत्र यानी पोता, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 को, स्वरूप ने गरीबों को कंबल दिए, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक प्रयुक्त कौन सा है? गरीबों में कौन सा भाई कारक है? तो संप्रदान कारक है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 को, निरुपाय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? निरुपाय का सही संधि विच्छेद, तो निह प्लस उपाय होगा निरुपाय, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 को, निम्नलिखित वाक्यांश को एक सार्थक शब्द से प्रतिस्थापित कीजिए। किसी टूटी फूटी इमारत या बस्ती का बचा हुआ अंश क्या होगा? किसी टूटी फूटी इमारत या बस्ती का बचा हुआ अंश, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो भग्नावशेष कहते हैं, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 को, वसंत शब्द का पर्याय कौन सा नहीं है? वसंत शब्द का पर्याय कौन सा नहीं है? जैसे ऋतुराज है, मधुमास है, कुसुमाकार है, लेकिन रत्नाकर नहीं है, तो यही सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला देखिए 54 को, कनक का शब्द किस अर्थ का वाचक नहीं है? साथियों कनक शब्द किस अर्थ का वाचक नहीं है? तो भाई सोम का नहीं है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 को, निम्नलिखित विकल्पों को ध्यानपूर्वक पढ़े और बताएं कि इनमें से कौन सा विकल्प द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? पापपूर्ण, पीताम्बर, पंचोटी या गजानन, बताइए कौन सा विकल्प है द्विगु समास का उदाहरण है? तो पंचोटी भाई, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 56 को, दिए गए शब्दों में से जो शब्द स्त्रीलिंग है उसे चुनिए। इनमें से कौन शब्द स्त्रीलिंग है? नियम, विलंब, बबूल या गर्दन, तो गर्दन एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? तो भाववाचक संज्ञा है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए 58 को, महाप्राण ध्वनि व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? महाप्राण ध्वनि व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? तो ये दूसरा और चौथा वर्ग से संबंधित है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 को, समीर किसका पर्यायवाची है? समीर मतलब भाई हवा यानी वायु, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 को, दैवज्ञ का अर्थ क्या है? साथियों दैवज्ञ का अर्थ क्या है? तो ज्योतिषी है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
ओके, लास्ट में स्कोर पूछेंगे भाई, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके आप नोटिफिकेशन को ऑन करिए। स्कोर का भाई जरूर बताइए, क्योंकि हर क्लास का हम कमेंट चेक करते हैं, ठीक है। तो इनमें से कौन गुणवाचक विशेषण छाटिए, थोड़ा, 4 गुना, कुरूप या प्रत्येक। गुणवाचक विशेषण की बात करें तो कुरूप एक गुणवाचक विशेषण है, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए 62 को। तो साथियों आप ये रीजनिंग के सवाल है, रीजनिंग का एक भी सवाल आप छोड़ेंगे नहीं, सभी सवाल आप खुद से हल करेंगे। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिए। EH का रिलेशन VS है, तो MJ का रिलेशन क्या होगा बताइए। जैसे EH है तो इसका कोड क्या है, VS है, बताइए। हल करिए, कॉपी पेन निकालिए और 1 मिनट का समय हल करके बताइए। EH का रिलेशन VS है तो MJ का रिलेशन क्या होगा। यदि आपको हर एक अक्षर का अपोजिट मालूम होगा ना तो ये बता सकते हैं। जैसे E का उल्टा क्या होता है, V होता है। EH का उल्टा क्या होता है, YES होता है। यानी ये कोड कैसे किया है, हर एक अक्षर का अपोजिट करके। तो इसी प्रकार M और J दिया है, तो M का उल्टा क्या होता है, N होता है। J का उल्टा क्या होता है, Q होता है, यानी NQ हो जाएगा। NQ देखिए D ऑप्शन दिया है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए एक सवाल आप बताइए, जैसे MJ का आपने बताया जो कि NQ हुआ, तो आप बताइए कि TS का क्या होगा। चलिए बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, TS का क्या होगा बताएंगे आप लोग। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 63 को। एक निश्चित गुण भाषा में श्लोक को 43-79 के रूप में लिखा जाता है, फेट को 26-85 के रूप में लिखा जाता है। उसी गुण भाषा में लॉफ्ट को किस प्रकार लिखा जाएगा बताइए। तो साथियों जैसे स्लॉब SLOB है, इसमें 4 अक्षर हैं तो इसके लिए अलग 4 कोड किया है, 43-79, ठीक है। और ये फेट है FAT, इसमें भी 4 अक्षर हैं तो इसमें भी अलग 4 कोड किया है। पूछा किसका है, लॉफ्ट का। ये सॉल्व को हल करिए भाई, केवल आपको देखना है, अक्षर को देखना है और उसका कोड देखना है, बस आंसर आ जाएगा आपका। जैसे देखिए ध्यान से, जो हमसे पूछा लॉफ्ट, लॉफ्ट में पहला अक्षर यल है, तो इसमें देखिए यल का कोड कितना क्या है, 3 किया है, तो यहाँ पर आप 3 पहले लिख दीजिए। फिर देखिए O, लॉफ्ट में O है तो O देखिए यहाँ पे 7 कोड किया है, तो यहाँ पे 7 लिख दीजिए। फिर F है, अब फेट में चलिए, पहला फेट में देखिए 2 कोड किया है F का, तो इसके सामने 2 लिख दीजिए। अब T देखिए, इसमें T का कोड 8 है, तो यहाँ पे 8 लिख दीजिए। 37-28 आपका आंसर हो जाए। देखिए C ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। इसमें केवल देख कर भाई आंसर लिखना था। यदि आप केवल एक का पूछता तो हम भाई एलिमिनेट करके या कॉमन चेक कर निकाल सकते, लेकिन इसमें लॉफ्ट का पूरा कोड पूछा था भाई। इतने का हम निकालने जाएंगे, क्या आएगा, जोड़ने पर या गुणा करने भाग करने पर 4379 कोड आएगा। यस का कोड करेंगे, यल का कोड करेंगे, ओ का कोड करेंगे, बी का कोड करेंगे, नहीं आएगा। जब भी इस तरह का सवाल है तो बस देख कर करिए। यल का कोड 3 और ओ का कोड यहाँ पे देखिए 7। क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 64 को। यदि किसी निश्चित गुण भाषा में प्लस गुणा को दर्शाता है, माइनस प्लस को दर्शाता है, गुणा भाग को दर्शाता है और भाग माइनस को दर्शाता है, तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये समीकरण है, समीकरण में पहले आप सभी को प्लस की जगह गुणा रखना है भाई, माइनस की जगह प्लस रखना है, गुणा की जगह भाग रखना है और भाग की जगह माइनस रखना है। उसके बाद हल करना है। चलिए हल करते हैं। 16 भाग माइनस को दर्शाता है, तो भाग की जगह माइनस। 8 के बाद देखिए गुणा है, तो गुणा किसको दर्शा रहा है, गुणा भाग को दर्शाता है, तो गुणा की जगह भाग रख देंगे। 4 के बाद देखिए माइनस है, माइनस किसको दर्शा रहा है, माइनस प्लस को, तो माइनस की जगह प्लस रखेंगे। 2 के बाद देखिए प्लस, प्लस किसको, गुणा को। ये समीकरण बन के तैयार है। इसमें बॉर्डर में स्कीम लगाइए। अब 16 माइनस 4 का भाग 8 में देंगे 2 बार में, प्लस 2 गुणा 2, 2 गुणा 1 2। अब देखिए प्लस 2, ये प्लस 16 कितना हो जाएगा, प्लस 18, प्लस 18 में से माइनस 2 कर देंगे 16 हो जाएगा। तो 16 देखिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कितने लोग का सी ऑप्शन भाई सही, तो उम्मीद करूंगा सबका सही हुआ होगा। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए 65 नंबर को। यदि एक्टिव को 60 है तो पैसिव को क्या होगा, ACTIVE। एक्टिव का कोड कितना है 60, तो सातों इस तरह के सवाल में पहले हम तो हर एक अक्षर का कोड करेंगे। जैसे A 1 होता है, C 3 होता है, T 20 होता है, I 9 होता है, V 22 होता है, E 5 होता है। सबको जोड़िए, 1 3 4, 4 20, 24, 24 9 33, 33 22 55 5 60। यानी केवल ऐड किया है, हर एक अक्षर का जोड़ के केवल ऐड कर दिया भाई। तो इसी प्रकार पैसिव का हम लोग कर लेंगे भाई। PASSIVE, P होता है 16, 1 होता है 1,
यस होता 19, फिर यस है 19, आई 9, भी 22, ई 5, जोड़िए 16 17, अब ये 17 है और ये दोनों हो जाएंगे कितने, 19 19 38, 38 और 17 55, 55 9 आपका 64, 64 22 आपका 86, 5 91, यानी 91 हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन देखिए दे रखा है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर मेरे दोस्त? इस सवाल में आप सभी किसी प्रकार डाउट? बिल्कुल नहीं। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 66 को। श्रृंखला में रिक्त स्थान पर क्या आएगा? 3 15 35 63, बताइए। 3 15 35 63, खाली स्थान 143, बढ़ रहा है, कुछ जोड़ा होगा। 3 से 15 तो प्लस 12 किया, 15 से 35 डायरेक्ट तो प्लस 20 किया भाई, 15 में 20 जोड़ेंगे प्लस 35, 35 63 तो कितना जाएगा प्लस 28। साथ ही देखिए 12 से 20 प्लस 8, इसमें 20 28 प्लस 8, यानी हम इसमें कर सकते हैं प्लस 8 करेंगे कितना होगा 36 हो जाएगा। तो साथ ही 36 और 63 को जोड़िए कितना आएगा, 63 और 36 जोड़ेंगे कितना होगा भाई 99 होगा, यानी यहाँ पे 99 होगा। अब 99 से 143 कैसे बना होगा, इसमें प्लस 44 क्या होगा, देखिए 36 8 44 हो गया, यानी क्वेश्चन मार्किएगा 99 आएगा, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्टली आंसर हो जाएंगे। क्लियर? साथियों आप जरूर इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे मेरे दोस्त। सभी स्टूडेंट श्रृंखला में अगला अक्षर ज्ञात कीजिए। जेड एक्स भी, हर एक अक्षर का कोड जेड 26, एक्स 24, भी 22 और टी 20। साथियों 26 से 24 -2, 24 से 22 -2, 22 से 20 -2, तो इसी प्रकार 20 में से -2 कराएंगे, 18 18 पे आर। कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन भाई। यही तो 70 सवाल इसी तरह बिल्कुल आसान सवाल आपके पेपर में देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 68 को। ए प्लस बी का अर्थ ए जो है बी का भाई है, ए गुणा बी का अर्थ ए जो है बी का पिता है, ए स्टार बी का अर्थ ए जो है बी की माँ है। यदि ओ प्लस एम गुणा जे प्लस टी स्टार डी है, तो टी जो है ना वो यम से किस प्रकार संबंधित है। तो साथियों टी जो है यम से किस प्रकार संबंधित है, रिलेशन आप कैसे निकालेंगे, हल करने का तरीका देखिए ध्यान से बस। जैसे ओ प्लस है यम, तो आप लिखिए मत भाई, प्लस का मतलब देखिए प्रश्न में दिया क्या है, प्लस ए प्लस बी का अर्थ है ए जो बी का भाई है, तो यहाँ पे यम का भाई क्या हो जाएगा, यम का भाई ओ हो जाएगा, ठीक है। फिर उसका देखिए गुणा जे है, अब गुणा का मतलब देखिए प्रश्न में क्या थे, ए गुणा बी का अर्थ ए जो बी का पिता है, यानी जे का पिता कौन हो जाएगा, एम हो जाएगा, जे का पिता एम हो जाएगा। फिर प्लस टी है, तो प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है बी का भाई, यानी ए जो बी का भाई। यहाँ पे फिर से देखिए टी का भाई जे हो जाएगा, टी का भाई जे। फिर से देखिए स्टार डी है, स्टार का मतलब ए स्टार बी का अर्थ ए जो बी की माँ, यहाँ पे डी की माँ कौन हो जाएगी, डी की माँ टी हो जाएगी। अब हल करने का तरीका, डी को अपने आप को मान लिया, यानी मैं, मेरी माँ, मेरी भाई, मेरी माँ के भाई जे, यानी हमारे मामा हो जाएंगे भाई। देखिए हमने आपको क्या बताया, इतना समीकरण हमने बना लिया, तो लास्ट को हमेशा याद रखिए अपने आप को मानिए, यानी मैं हो गया डी, मेरी माँ हो गए टी, मेरी माँ के भाई जे हैं, यानी हमारे मामा, हमारे मम्मी के जो भाई लगते हैं वो हमारे मामा लगते हैं ना, और मेरी मम्मी के भाई के पिता यानी हमारा नाना हो जाएंगे। सवाल देखिए क्या पूछा है, टी यम से पूछा, यानी यही टी यम से किस प्रकार समेत है, यानी मेरी माँ के पिता हो, यानी कि मेरी पुत्री, यानी हमारे नाना की पुत्री हमारी मम्मी होंगी भाई। सवाल देखिए ये लास्ट डी को अपने आप को मान लिया, मैं, मेरी माँ टी है, मेरी माँ टी है, टी का भाई जे है, तो मेरी माँ की भाई जे हो जाएंगे, यानी हमारे मामा हो जाएंगे, और हमारे मामा के पिता यानी हमारी माँ के भाई के पिता यानी हमारे नाना लगेंगे। तो यम का टी से क्या रिलेशन, पुत्री का रिलेशन होगा ना, हमारी माँ क्या है, यम की पुत्री है, पुत्री, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यही सवाल पूछा था भाई, टी यम से किस प्रकार संबंधित है, तो पुत्री से रिलेशन है। क्लियर मेरे दोस्त? चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए जरा, क्वेश्चन नंबर 69 को। एक आयोजक में सभी पेन ऊपर से 14वें सेल्फ पर और नीचे से 11वें सेल्फ पर रखे गए थे, तो आयोजक में कुल कितनी सेल्फ थी। तो सर जी 14 + 11 - 1, 14 + 11 25, 25 में से -1 24, यानी आयोजक में कुल कितने सेल्फ थी, कितनी सेल्फी थी, तो पूरे 24 सेल्फ थी। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। हमेशा याद रखिए जब इस तरह का सवाल है तो यही मेथड आपको अप्लाई करना है, प्लस माइनस।
जितना है हमेशा -1 लास्ट में होगा। चलिए दोस्त, मेरे लास्ट 70 सवाल जो कि आखिरी सवाल इस क्लास का होगा। 20 और 50 के बीच कितने अभाज्य संख्या हैं? साथियों 20 और 50 के बीच में कितने अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो केवल एक और अपने आप से कटे, प्राइम नंबर जिसे आप बोलते हैं। बताइए, 20 के बाद 21, 22, एक 23 होता है अभाज्य संख्या। 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। 29 एक आपका प्राइम नंबर होता है। 29, 30, 31 भी होता है। 32, 33, 34, 35, 26, ये सभी तो भाज्य। 37, 37 केवल एक और अपने आप से कटता है। उसका 41 होता है भाई। 43 भी होता है और 47, 48, 49, ये सब तो भाई भाज्य संख्या है। कितने होते हैं 20 और 50 के बीच अभाज्य संख्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। कोई छूट तो नहीं रहा भाई? इस सवाल का हमारा तो डी आ रहा है 7 है भाई। देखिए आप बताइए, कोई छूट तो नहीं रहा है ना? तो साथियों फाइनली ये 70 सवाल कंप्लीट हो गया। अब बताइए साथियों कि इन 70 सवाल में से आप सभी कितना स्कोर बना? तो उम्मीद करूंगा आप सभी को हर एक प्रश्न का उत्तर याद हो चुका होगा। यदि साथियों किसी भी सवाल पे डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये क्लास बहुत तेज़ी से चला है भाई, क्योंकि टाइम हमारे पास नहीं है। कम समय में हम लोग अधिक से अधिक क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, और आप चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिए। अब समय हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है, तो अधिक से अधिक क्वेश्चनों को हम प्रैक्टिस करेंगे कम समय में। और जिनका भी सिलेबस पूरा नहीं भाई, प्रीवियस ईयर का पूरा पेपर लगा लीजिए, यूपीएसआई का पूरा पेपर कंप्लीट लगा लीजिए, मैथ रीजनिंग, क्योंकि यूपी का एग्जाम होगा तो यूपीएसआई का भी पेपर से सवाल उठकर आपके पेपर में आएंगे। ठीक है, हर एक टाइप का क्वेश्चन पढ़िए, आप अच्छी तरीके से मेहनत करिए, मॉक टेस्ट लगाइए, एनालिसिस करिए, रिविजन करिए। हमारे तरफ से जितना भी हो सकेगा तो साथियों हम आपके लिए पूरा मेहनत करेंगे और मेहनत कर भी रहे हैं भाई। आपके लिए तो 15 मई के बाद से ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो कि आपके पेपर की तरह जिसे पूछा जाता है हर बार, वो क्वेश्चन होने वाले हैं। तो भाई खूब मेहनत करिए, इस बार अपने कट ऑफ को क्लियर करिए इस बार भाई, नहीं तो कभी नहीं। आप जानते हैं कि इस बार के बाद आप पता नहीं वैकेंसी आएगी भी या नहीं भाई, क्योंकि चुनावी माहौल है भाई, इसलिए इतनी वैकेंसी आ रही यूपी में। तब पर भी 2024 का डायरेक्ट 2026 में एग्ज़ाम हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं यदि एक सीट लेनी है भाई यूपी पुलिस कांस्टेबल में तो मेहनत करनी होगी, आपको खुद इससे पढ़ना पड़ेगा, खूब मेहनत करिए। ओके मेरे दोस्त, तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक और नए क्लास के साथ। आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम।